इटली पढ़ाना है, चलिए। तो हम लोग देख रहे थे चलिए इटली के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? इटली के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद होगा ये है, यहाँ पर एक जो है इटली का ही भाग है जिसका नाम क्या है? सार्डिनिया। ये कौन सा भाग है? सार्डिनिया। और ये कौन सा है? पिडमाउंट। पिडमाउंट। इसके बाद में ये इटली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सा है? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी, ठीक है। और इसके बाद में ये कौन सा है? वेनेशिया। वेनेशिया। और ये कौन सा है? परमा। ये कौन सा है? मोडेना। और ये कौन सा है? टस्करी। टस्करी। और ये कौन सा है? ये पूरा यहाँ पर पोप रहते थे। क्या कौन रहते थे? पोप। और आपको याद होगा कि ये कौन सा है? नेपल्स। ये कौन सा है? नेपल्स। और इसके आगे जो है ये सिसिली। सिसिली। और दो छोटे छोटे यहाँ पर, एक का नाम है नीस और यहाँ पर जो है इसका नाम है सिवाय। नीस और सिवाय। तो ये टोटल कितने हो गए? गिनिए। हम 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोटा छोटा 2 12। कितने हो गए? 12। तो बताइए इटली का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा है? ये कौन सा है? कहाँ से हमें चलना है? यहाँ से सार्डिनिया, पिडमाउंट, सार्डिनिया, पिडमाउंट, बोलिए, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्करी, पोप, नेपल्स, सिसिली। कितने हो गए? 12। हाँ, ये दो ठो छोटा छोटा है, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत छोटा छोटा है। तो आपको याद होगा आप लोगों को कि 1815 में एक जो है सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, जिसका नाम क्या था? वियना सम्मेलन। अब इसमें क्या हुआ कि इसका जो कर्ता धर्ता था जिसका नाम क्या था? मेटरनिख। जिसका नाम क्या था? मेटरनिख। मेटरनिख ने ऐसा चाल चला कि फ्रांस तो छोड़िए, इटली तक को भी बांट दिया। समझ गए ना। फ्रांस में भी अपना जो है जो मनमौजी आया उसको तो चलाया ही चलाया, साथ ही साथ इटली को जो है देखिएगा तो 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में बांटने में किसका हाथ है? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का। हाँ, अब देखिए जो इटली के राजा थे जिनका नाम था, इटली के राजा जिनका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम था राजा का? चार्ल्स एल्बर्ट। राजा का नाम क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट। तो चार्ल्स एल्बर्ट को इनका पूरा इटली था, पूरा इटली इन्हीं का था, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ सार्डिनिया और पिडमाउंट यही 2 ठो क्षेत्र मिला, यही 2 ठो क्षेत्र मिल गया। और इसी में छोटा छोटा एक कह लीजिए द्वीप है। तो जो यहाँ के राजा थे जिनका नाम क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स एल्बर्ट को, जो कि पूरा इटली इनका था, इनको सिर्फ दिया गया सार्डिनिया और पिडमाउंट। ये सार्डिनिया और पिडमाउंट के ही राजा हैं, सार्डिनिया और पिडमाउंट के ही राजा हैं। अच्छा, लोम्बार्डी, वेनेशिया, यह जो है कौन ले लिया? यह कौन ले लिया? ऑस्ट्रिया लिया था, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ही यहाँ पर देखिएगा तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है। ये सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे उपजाऊ मैदान को, सबसे उपजाऊ भूमि को वह ले लिया कौन? ऑस्ट्रिया ले लिया। तो बताइए सार्डिनिया पिडमाउंट किनका है? चार्ल्स एल्बर्ट का। ये लोम्बार्डी और वेनेशिया किनका है?
तो ऑस्ट्रिया का है, ठीक है। पारमा, मोडेना, टस्करी, ये यहाँ का राजा अलग है, यहाँ का राजा अलग, यहाँ का राजा अलग, तो कितना हो गया 1 2, मतलब ये मिला कर के 1 भाग, ये मिला कर के 2 भाग, 3 4 5 भाग, और ये देखिएगा तो छठा जो है यह पोप को दिया गया। पोप यहाँ पर रहते थे, तो ये कितने हो गए 6 भाग हो गए। नेपल्स और सिसिली जो है यह बुर्बो वंश को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? बुर्बो वंश को। तो बताइए जल्दी से, ये मिला कर के 1 भाग, ये मिला कर के 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, और पोप एक 6 भाग हो गया। ये मिला कर के 7 भाग, समझ गए ना। तो बताइए सिसिली और नेपल्स किस वंश को दिया गया था? बुर्बो वंश को। किसको? बुर्बो वंश को दिया गया था। किसको? बुर्बो वंश को। कौन कौन बताइए जल्दी से बताइए। सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स जो है किनको दिया गया था? बुर्बो वंश को। अच्छा ठीक है। सार्डिनिया, पिडमाउंट, चार्ल्स एल्बर्ट को। अच्छा, लोम्बार्डी और वेनेशिया कौन लिया था? लोम्बार्डी और वेनेशिया कौन लिया था? ऑस्ट्रिया। बहुत बढ़िया। पार्मा के अलग शासक थे, मोडेना का अलग शासक थे, टस्करी के अलग शासक थे। तो ये हो गया 1 2 3 को, ये अलग अलग हो गया। तो ये मिला कर के 1, ये मिला कर के 2 3 4 5, और पोप का अपना अलग 6, ये मिला कर के दोनों एक साथ हो गया कि नहीं। तो यानी कि आप देखिएगा तो इटली के 7 भागों में बांट दिया गया था। 7 भागों में बांट दिया गया था। कोई जो है इटली के एकीकरण के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई जो है इटली के एकीकरण के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेजिनी। क्या नाम है? मेजिनी। यह जो है इटली का एकीकरण चाहते हैं। आपको जान करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मेजनी जो है इटली, इनका जन्म इटली में नहीं है, बल्कि यह जो है, अब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों का सिद्धांत होता है, वो कहीं पर देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, और उनके नज़र में लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, जबकि वह वहाँ का नहीं रहते हैं, तो फिर भी देख कर कहते हैं ना ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उनका सिद्धांत रहता है। वैसा ही था मेजनी। ये क्या चाहता था कि नहीं, इसका सिद्धांत था, ये आदर्शवादी था। क्या था? आदर्शवादी। समझ गया ना। आदर्शवादी, व्यवहारवादी में और आदर्शवादी में अभी आपको अंतर बताते हैं। मेजनी जो थे ये आदर्शवादी थे। ये देखते थे कि ये गलत हो रहा है तो उसको रोकते थे, टोकते थे। समझ गए ना। तो इनको लगा कि नहीं, इटली का तो एकीकरण होना चाहिए। अब इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले प्रयास करते हैं कौन? मेजनी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, याद रखिएगा ये गणतंत्र के समर्थक हैं। ठीक है, गणतंत्र के समर्थक हैं, यानी कि वोट हो, वोट के द्वारा कोई राजा चुना जाए। फ्रांस में तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 1848 में क्रांति हुआ, उससे पहले 1830 में भी क्रांति हुआ। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इटली के बारे में बात करेंगे कि मेजनी जो है, यह जो है इटली का एकीकरण चाहते हैं। किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण चाहते हैं। और इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया इटली के एकीकरण का। और जब यह प्रयास किया इटली के एकीकरण का, तो राजा इस बात से तो खुश हुआ। यहाँ का मेन राजा कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था। वो चाहता ही था कि मेरा जो राज है, यह जो अलग अलग जो है ले लिया है सब, इस सब से हमको मिल रहा है, अगर हमको मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो मेजनी जो है इटली का एकीकरण करना चाहते हैं। इस बात से इसे खुशी थी, चार्ल्स एल्बर्ट को खुशी थी, लेकिन उतना ही ज़्यादा दुख था जैसे ही इसको पता चला कि मेजनी जो है गणतंत्र समर्थक है, यानी कि वोट के द्वारा जो है राजा को चुनने की बात करता है, तो फौरन जो है यह जो है चार्ल्स एल्बर्ट, सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था चार्ल्स एल्बर्ट, इसको मार करके भगा दिया। बोला कि भागता ही कि नहीं यहाँ से, हम राजा हैं तो हम ही रहेंगे, वो वोट के द्वारा नहीं। ये इटली का एकीकरण हो भी जाएगा तो हम ही राजा रहेंगे। अब इतना ही बताइए ना, मेजनी जो है, जो यहाँ का है ही नहीं, वह जो है इटली का एकीकरण चाहता है, वह जो है इटली का एकीकरण करने का अथक प्रयास करता है, लेकिन उसको बार बार मार करके भगा दिया जाता है। अब बार बार मार करके भगा दिया जाता है तो ये भी जो है हार मानता है। लेकिन फिर जो है 1830 में एक क्रांति हुई, आपको याद होगा, फ्रांस की क्रांति, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि फ्रांस की जो जनता थी उनकी जीत हो गई 1830 की क्रांति में। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि फ्रांस जब भी
छींकता था ना तो सभी के सभी जो है यूरोप वाले का सर्दी जुकाम हो जाता था। यानी कि जब जब जो है फ्रांस में कुछ होता था तो सभी के सभी यूरोपीय देश के लोग जो है जो भी थे उनको कुछ ना कुछ पावर आ जाता था, एनर्जी आ जाता था। अब 1830 की क्रांति हुई फ्रांस में, जुलाई 1830 की क्रांति। अब इसमें क्या हुआ है कि फ्रांस की जनता की जीत हो गई, समझ गए ना। राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा, इंग्लैंड भाग गया, बताए थे ना। तो उसमें क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति 1830 वाली, इसमें फ्रांस की जीत हुई, फ्रांस की जनता की जीत हुई। अब ये देखा मेजनी कि अरे भाई हार नहीं मानना चाहिए, बस इस जैसे देखा ना जनता की जीत हुई, जनता की जीत हुई। जो आप कह सकते हैं कि मनमौजी राजा था उसकी हार हो गई, तो मेजनी को पावर मिला। क्या मिला? पावर, एक तरीके से एनर्जी आया। ये बोला कि हाँ अगर हम भी प्रयास करेंगे तो इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 1831 में इसने यंग इटली, याद रखिएगा, यंग इटली संस्था का गठन कर दिया। यंग इटली संस्था का गठन कर दिया 1831 में, और बोला कि सभी इटली वाले आप हमारे साथ आओ, समझ गए ना। 1830 के पहले वह एक गुप्त दल में है, कौन? मेजनी। उस गुप्त दल का नाम है कार्बोनरी, ठीक है। तो उस दल के सहयोग से, उस दल के मदद से इटली का एकीकरण करना चाहता है, लेकिन यहाँ का राजा इसको मार को भगा देता है। मेजनी को कहता है कि रहने दो, हम जो है जिससे शासन करने दो, जो जैसा है रहने दो, तुमको इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। ये तो कार्बोनरी जो दल था ना, गुप्त दल था, उसके सहयोग से, उसके मदद से जो है ये इटली का एकीकरण करना चाहता है, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद असफल हो जाता है। तो 1830 में जो है फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, यानी जुलाई 1830 की क्रांति। उस क्रांति से प्रभावित होकर के मेजनी को लगा कि नहीं अब जो है प्रयास करेंगे तो अब हमारा जीत हो जाएगा, अब जो है ये हो सकता है इटली का एकीकरण हो जाए। तो इसी विचार से प्रभावित होकर के उसको एनर्जी मिला और वह 1830 में यंग इटली नामक संस्था बनाया। और यंग इटली में जो है जो भी इटली के नौजवान थे सबको जो है एकदम जो है प्रेरित किया, सबके अंदर जो है एकदम मतलब एक क्रांतिकारी भाषण के तहत जो है सभी लोगों को इसमें शामिल होने के लिए बोला, और बोला कि आइए हम जो है इटली का एकीकरण करेंगे। लेकिन 1831 में फिर आया इटली के एकीकरण करने के लिए, फिर यहाँ का राजा से जमते नहीं था, समझ गए ना। यहाँ के राजा और ऑस्ट्रिया भी तो इसको मारना चाहता था। 1831 में जब आया ना मेजनी इटली का एकीकरण करने के लिए, तो ऑस्ट्रिया भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया भी तो 2 क्षेत्र ले ले था, वो कैसे दे देगा? नहीं देगा। कौन कौन क्षेत्र लिया था? ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया। इसको जब लिया था और जैसे पता चला कि मेजनी इसको एकीकरण करना चाहता था, ऑस्ट्रिया भी मारने लगा, बोला कि इसका विरोध करने लगा। इधर से राजा भी तो इसका विरोध करता ही था, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया भी जब विरोध करने लगा तो ये फिर वापस चला गया। तो ये बोला 1831 में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। बोला ये मेजनी हार तो नहीं मानेंगे। और मेजनी को लगा कि सिर्फ इटली से नहीं होगा। उसने 1833 में 2 साल के बाद जो है यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर दिया। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर दिया और पूरा खाली अभी इटली वाले नौजवान को इसमें जो है शामिल करने के बाद कहा था, लेकिन 1833 में जब यंग यूरोप संस्था का गठन किया ना, तो उसने संपूर्ण यूरोप वाले नौजवान को ही इसमें शामिल होने की बात बोला। और तब जो है फिर इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, फिर इस बार भी असफल हो गया। मतलब कि मेजनी आ रहा है जा रहा है, इटली का एकीकरण करना चाह रहा है, लेकिन चाह करके भी नहीं कर पा रहा है। तो एक बार और आपको याद होगा 1848 में क्रांति हुई। 1848 में क्रांति हुई थी फ्रांस में। हम बोले नहीं कि जब फ्रांस में कुछ होगा तो बाकी सभी के सभी यूरोपीय देश में जो है कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम होगा, समझ गए ना, कुछ ना कुछ लोगों को पावर मिलेगा। तो 1848 में फिर जो है फ्रांस में क्रांति हुई थी। किसको हटाया गया था? गीजो को, याद है ना, लुई फिलिप को हटाया गया था, भगाया गया था, समझ गए। 1830 में जो क्रांति हुई तो उसमें चार्ल्स दासवा को कहाँ भगा दिया गया, लेकिन 1848 में, अब 1830 में जब क्रांति हुई थी तो चार्ल्स दासवा को कहाँ भगा दिया गया था और उसके स्थान पर लुई फिलिप को राजा बनाया गया। लेकिन 18 साल तक ये भी जब कुछ नहीं किया, 1848 में फिर एक क्रांति हो गया, फिर एक क्रांति हो गया। और फिर उसमें जो है अब लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा, वो भी जो है इंग्लैंड चला गया। तो यहीं 1848 में जब क्रांति हुई तो फिर जो है जनता की जीत हो गई, समझ आएगी कि नहीं।
फिर मेजनी को लगा अरे चलो एक बार और प्रयास करते हैं। 1848 में फिर आया है कौन? मेजनी, इटली का एकीकरण करने के लिए। इस बार भी असफल हो गया, इस बार भी असफल हो गया और तब जो है हार गया ना, तब से जो है वह फिर जो है वापस गया, तब से नहीं आया। समझ गया ना। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1848 में ही ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिख, उसका भी पतन हो गया। तो 1815 से लेकर के 1848 तक की ये समय जो है मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना। अब 1848 के बाद जो है वह नहीं आया है कौन? मेजनी। अब यहीं आपको ध्यान देना है, 1848 में ये तो क्रांति हुई थी ना। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ का राजा भी जो था सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, वो भी जो है चला गया, मृत्यु हो गई। 1852 में जो है यहाँ का, अब जैसे ये राजा गया 1848 में, तो फिर भाई यहाँ का कोई ना कोई तो राजा बनेगा ना। तो 1852 में आपको जान करके आश्चर्य होगा, विक्टर इमैनुअल जो है राजा बनता है। विक्टर इमैनुअल जो है राजा बनता है। लेकिन आप नहीं देखते हैं गांव में यदि कोई नेता टाइप का कोई रहता है, समझ गया ना, तो जो चाहेगा वो तो खुद बोलेगा नहीं मुंह से, लेकिन मान लीजिए किसी को पिटवाना है, किसी को कुछ करना है, तो खुद मारेगा तो बदनाम हो जाएगा। नहीं समझे। मान लीजिए गांव में अगर कोई मुखिया है, चाहे कोई कुछ है, तो खुद जा करके किसी को मारेगा ना, तो उसका बदनामी हो जाएगा। जैसे वोट मांगने जाएगा, चाहे मतलब कोई भी काम करेगा सामाजिक, तो लोग कहेंगे तुम उनको मारा था ना, इसको नहीं कुछ करना है, इसको सपोर्ट नहीं करना है। तो जब कोई गांव में कोई नेता टाइप का आदमी रहता है, तो अपने साथ 2-4 को यारवसन के लंगोटिया को रख ले रहता है। नहीं समझी। कि जब कुछ होगा ना, मान लीजिए किसी को मारना है, तो ये खुद नेता नहीं मारेगा, खुद जो है नेता टाइप का जो आदमी रहेगा वो खुद नहीं मारेगा, अपने आदमिया से कह देगा उसको कूच दे, उसको पीट दे। समझे कि नहीं। तू पीटना, तू मारना, अरे तुम मारो ना उसको, बचाने वाले हम हैं ना, तुमको बचा लेंगे। समझे कि नहीं। तो ऐसा ही था कौन? विक्टर इमैनुअल। ये सोचा कि जो भी अगर गलत काम करना रहेगा तो हम नहीं करेंगे, अपने साथ में एगो सहयोगी रख लेते हैं। मैंने कहीं मान लीजिए किसी को मारना हुआ, थुरना हुआ, इटली के एकीकरण में जो है कोई समस्या हुई, किसी को मारना पड़ा, तो हम नहीं मारेंगे, अपने साथी को सहयोगी को रख लेते हैं, वही मारेगा, और उसको बचाने के लिए तो हम हिले हैं, राजा है तो क्या दिक्कत है। अब यही देखिए विक्टर इमैनुअल अपना सहयोगी खोज रहा था इटली के। जब यहाँ पर सार्डिनिया पिडमाउंट का जब राजा चार्ल्स एल्बर्ट था, ठीक है, तो भी तो इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन इटली का एकीकरण उसके समय में नहीं हो पाया। जब 1852 में विक्टर इमैनुअल यहाँ का राजा बने सार्डिनिया पिडमाउंट का, समझ गया ना, तो सोचे कि तब पूरा इटली हमरे था, लेकिन हमको मिला क्या? सार्डिनिया मिला है, पिडमाउंट मिला है। अगर सबको एकीकरण कर देंगे तो फिर हम ही राजा हो जाएंगे सबका। समझ गया ना। एकीकरण करने का मतलब क्या? कि इसको मार के भगाएंगे, यहाँ से ऑस्ट्रिया को भगाएंगे, यहाँ से इसको सब छीन लेंगे, नेपाल से बुर्बो वंश को जो है दिया गया है, इसको छीन लेंगे, पोप को मार करके हटा देंगे। है इतना ही झूठों का ना ले है। पोप मतलब क्या? जो ईसाई धर्म के बड़े गुरु होते थे। समझ गया ना। मान लीजिए कि ईसाई धर्म के बड़े गुरु का काम क्या होता था? कोई गलती किया है, ठीक है, तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि ना हमको इस जीवन में गलती नहीं करना चाहिए था, अब जो है ये माफ़ कैसे होगा। तो यही पोप लोग जो हैं इनके पास आते थे, पोप के पास आते थे, कहते थे देखिए ना गुरुजी हमसे ये गलती हो गया, अब हम जो है ये पाप कर दिए हैं, ये पाप कैसे कटेगा। तो कहते थे पोप अरे कोई बात नहीं, चोरी किया था 50 लाख चोरी किया था, तो इस समय में किया था, ठीक है, उतना पैसा लाओ, उसके साथ और ज़्यादा लाओ, और हम तुमको जो है माफ़ी सर्टिफिकेट दे देते हैं। माफ़ी सर्टिफिकेट समझेगा ना, जैसे जाति सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट होता है, मृत्यु सर्टिफिकेट होता है ना, तो ऐसा ही जो है ये माफ़ी सर्टिफिकेट दे देते थे कि तुम जो है इतना पैसा चुराया था, ये लो माफ़ी सर्टिफिकेट, अब तुम ऊपर जाएगा तो तुमको उतना सज़ा नहीं होगा, और जो पैसा तुम चुराया था वो ला करके दे दो, ईश्वर के सेवा में उसको खर्च कर दिया जाएगा, तुम्हारा पाप कट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये धर्म गुरु होते थे पोप लोग, ठीक है, ईसाई धर्म के। तो अब ये इतना क्षेत्र लिए, देख रहे कितना क्षेत्र है जी, आप लोग देख रहे हैं कितना क्षेत्र है, कितना है, देखिए तो कितना बड़ा क्षेत्र है कि नहीं। यहाँ पर पोप रहते थे, लेकिन बाद में जब इटली का एकीकरण होगा ना, तो यहीं पोप को जो है एक छोटा सा एक जगह दे दिया जाएगा, उसी का नाम पड़ेगा वेटिकन सिटी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पर पोप रहते हैं वहाँ पर एको महिला नहीं है, और जहाँ पर इनको एक जगह दिया गया वेटिकन सिटी,
आपको जान करके आश्चर्य होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर एक भी महिला नहीं है? वेटिकन सिटी। बाद में आगे बताएंगे। पोप को जो है मार करके ना सब इधर कर दिया जाएगा। काउंट काबूर छोड़ेगा नहीं, सबको इन्हें करिए छोटा सा देश दे देगा, कह देगा लो तुम लोग इतना बड़ा का देश, इतना बड़ा जगह लिया, एक छोटा चुकन देश दे देगा। तो उसी में जो है पोप रहेंगे और उसी को कहा जाता है कि सबसे छोटा कौन सा देश है, तो वहीं वेटिकन सिटी। तो वहीं क्वेश्चन पूछेगा कि वह देश का नाम बताइए जहाँ पर एक भी महिला नहीं है। वेटिकन सिटी। वह देश का नाम बताइए जहाँ पर शादी ब्याह नहीं होता है। महिला नहीं है तो शादी किससे होगा? वेटिकन सिटी है, समझ गए ना। तो ये है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चलेंगे, ठीक है। तो सोचा विक्टर इमैनुअल कि अगर पूरा का अगर एकीकरण कर देते हैं तो पूरा तो हमरे हो जाएगा, पूरा का शासक हम ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है विक्टर इमैनुअल जो है अपना सहयोगी खोज रहा था और इसका सहयोगी कौन मिल गया? सहयोगी कौन मिल गया? काउंट काबूर। कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर मिल गया। कौन मिल गया? काउंट काबूर। और काउंट काबूर को उसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। अब देखिए काउंट काबूर को जो है प्रधानमंत्री बना दिया है और काउंट काबूर जो है बहुत ही एक तरीके से कूटनीतिज्ञ वाला व्यक्ति है। एकदम जोश, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि हाँ भाई किसी से फरियाना हुआ तो फरिया लेंगे, है कि नहीं। कूटनीति का मतलब क्या हुआ कि एकदम जो है बोलने में भी बेबाक और कोई काम करने में भी बेबाक, एकदम जिस काम को कह दिया तो कर देगा, समझ गए ना। और ऐसा ही पूरा मतलब उसमें खून खराबा जो करना है सो कर देगा, कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर जो है जब प्रधानमंत्री बना तो इसने सबसे पहले सोचा कि इटली का एकीकरण कैसे होगा। और इटली के एकीकरण कैसे होगा उसने देखा कि सबसे जो शक्तिशाली देश है पहले उससे हम बात करेंगे। तो सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था उस समय, समझिएगा। फ्रांस से कोई ज़्यादा शक्तिशाली नहीं। मान लीजिए किसी पिताजी का, मानते हैं कि किसी पिता का जो है 2 बेटा हुआ, ठीक है, ए और बी, और इस पिताजी के पास बहुत ज़्यादा खेत है, समझ गए ना। लेकिन ये जब हैं तो इनका धौस भी है, एक धौस भी है, नहीं समझ रही है। ये हैं तो इनका एक धौस है, कोई जो है इनके बेटा को कुछ बोल नहीं रहा है, इनसे कोई सामने बोल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही इनका मृत्यु हुआ, इनके पास तो धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है, अब बेटे अभी छोटे हैं। पहले जो है जैसे इनकी मृत्यु हुई, अब बेटे अभी छोटे हैं दोनों ए और बी, तब तक जो है इनके ज़मीन को कोई हड़प लिया। अब बेटा बड़ा हुआ, कमाने लगा, तो जब अपना ज़मीन खोजा, बोला कि जा, ये तो 20 साल से वो हमारा खेत जोत रहे हैं, लेकिन इसका कागज़ तो हमारे पास है। अभी बार जाते हैं दोनों आदमी मांगने के लिए, लाओ मेरा खेत है, कागज़ हमारे पास है, तू कैसे जोतता है। अभी बार जाते हैं खेत मांगने के लिए तो मार देता है, पिटा के चले आते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? एगो तो है एकदम जोश वाला है कि हाँ जाएँ, एकदम जो है फरिया करके आएँ, तो बार जा रहा है, पिटा करके आ जा रहा है। एगो है बी, वो सोच रहा है कि ना पहले गांव में का जो सबसे बरियार आदमी है पहले उनसे हम संपर्क बनाएं, समझ गए कि नहीं। जो दबंग आदमी है पहले उससे हम संपर्क बनाएं। ये सोच रहा है कि ना हम तो जाएंगे एकदम जो है खेत ले करके आएंगे, आ गया उधर से पिटा के चला आया। तो ये हुआ क्या? आदर्शवादी गुण, समझ गए कि नहीं। कि एकदम जो है ये कुछ सोचे समझे नहीं, बस आदर्शवादी है कि मेरा है तो ले करके आएंगे, बस उधर से कूचा करके आ गए, टंगा करके आ गए। ये है थोड़ा आदर्शवादी है, सोच रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं, माहौल जैसा होगा, परिस्थिति जैसा होगा उसके अनुसार चलेंगे। और यह जो है गांव का जो है सबसे दबंग आदमी को खोज रहा है, और उस दबंग आदमी के घर में जो है बेटी का शादी पड़ गया, समझ गए ना। तो ये क्या करेगा? अब मान लीजिए बड़ा आदमी है, दबंग आदमी है, तो आपसे दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। तो ये का सोचा कि अच्छा चलिए अच्छा मौका है, उसके घर में कोई फंक्शन आ गया, चाहे कोई शादी ब्याह हो गया, तले ये गया। वो दबंग आदमी जो है इसको बुलाया भी नहीं है कि आप हमारे घरे आओ, न्योता में आओ, खाना खिलाने आओ, चाहे कुछ काम करने आओ, ये बुलाया नहीं है। दबंग आदमी छोटा आदमी को बुलाता है? नहीं। अपने से कमजोर आदमी को बुलाता है? नहीं। लेकिन देखा कि ना इसके बेटी के घर पे शादी है, बेटी का शादी हो रहा है, बारात आई हुई है, तो बुलाया नहीं था। ई का किया गया और उसमें चावल लगा चलाने, सब्जी लगा चलाने, मेहमान को जो वहाँ पर आए थे बाराती सबको जो है लगा सेवा सत्कार एकदम करने लगा। अब तो दबंग आदमी देख रहा है कि अरे भाई इसको तो हम बुलाया नहीं था, एकदम मेहनत कर रहा है। और उसी फिर में बी जो है दबंग आदमी को देख लिया
पावरफुल आदमी को देख लिया, बोला कि कोई बात नहीं, आप हमको नहीं बुलाए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने देखा कि जो है बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं तो इसीलिए आपका हाथ बटा रहे हैं हाथ बटा रहे हैं, एकदम लगा हुआ है, देखिए ना महाराज, एकदम सुबह से ही लगे हुए हैं, आपके घर के जो है काम में लगे हुए हैं, रात को जो है 12-1 बज गया। तो सच में दबंग आदमी देख रहा है कि हाँ ये तो काम तो कर रहा है, खाना वाना खिला रहा है एकदम, भले इसको नहीं पूछे थे लेकिन यह जो है हमारे दरवाजे पे आया है, एकदम काम कर रहा है। आई नहीं कि खाने के लिए आया है, बल्कि लोगों को खिला रहा है, सेवा सत्कार कर रहा है, किसी को घाटा बड़ा सब देख रहा है। अब देखिए क्या दबंग आदमी उसको बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। लेकिन एक दिन के बाद जैसे ये जाएगा घर पे, मान लीजिए एक दिन के बाद कहेगा, देखिए ना, एक दिन के बाद आया, बोला कि देखिए ना एक आपसे बात कहना था, तो कहेंगे बोलो ना क्या बात है। तो मान लीजिए दबंग आदमी जो है उनको भी लगेगा कि हाँ ये तो हमारे बेटी के शादी में खूब मेहनत किया था, खूब ये थी, तो बोलेंगे ना कि हाँ बोलो तुम्हारा क्या हेल्प करना है। तो ये बोला कि देखिए ना हमारा ज़मीनवा है ना 20 कट्ठा है, अब वहाँ पे है, अब फलाना व्यक्ति ले लिया है, एक काम कीजिए ना हमारा ज़मीनवा दिलवा दीजिए। हम बार बार मांगने जाते हैं तो मारने का बात कहता है, पीटने का बात कहता है, और उसका कागज़ हमारे पास है और हमार जोत रहा है। तो दबंग आदमी पूछेगा तुम्हारा है ना, रियल में तुम्हारा है ना? तो कहेगा हाँ महाराज हमारा है, कागज़ हमारे पास है, बस हमारे पिताजी नहीं थे, वो चले गए, हम लोग छोटे थे, और तब से जो है दूसरा कोई रखा, तब से रखा रह गया। आज हम मांगने जाते हैं, कहते हैं कि कागज़ हमारे पास है, हमारा ज़मीन छोड़ो, तो मारने का बात कहता है। तो ही कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कितना है? तो ही कहेगा 20 कट्ठा है, उसमें से आप 2 कट्ठा ले लीजिएगा, आप हमारा हेल्प करने के लिए 2 कट्ठा ले लीजिएगा, हमको 18 कट्ठा दे दीजिएगा। अब बताइए क्या इसका ज़मीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताइए। मिल जाएगा। अब इससे बड़ा कोई पावरफुल आदमी है ही नहीं, और ये जो है पूरा जो है प्रूफ के आधार पर कह रहा है कि ज़मीन हमारा है, इसके पास हमारा जो है इस खेत का हमारे पास जो है कागज़ है, सब कुछ है, तो मिलेगा कैसे नहीं? अब दबंग आदमी से बड़ा कोई है नहीं है, तो मिल जाएगा कि नहीं? तो बताइए ए वाला सही सोचता था कि बी वाला ना? तो ए वाला टाइप में चल जाएगा मेजनी, जो इटली का एकीकरण करना चाहता था, इटली का एकीकरण हो नहीं पाता था, वह समझिए ए मेजनी है। अब बी कौन है? काउंट काबूर है। यानी कि जैसे देखा कि किसी के गांव में जो दबंग आदमी है, जो पावरफुल आदमी है, जो पैसा वाला आदमी है, और वो हमको बुलाया भी नहीं, एकदम उसके दरवाजे पर जा कर खूब खट रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पाहुन को मेहमान को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेवा सत्कार कर रहे हैं, घटल बड़ल देख रहे हैं, ये कौन है? काउंट काबूर। यही देखिएगा तो फ्रांस का ये हेल्प करने चला गया है, और फ्रांस इसको बुलाया भी नहीं था, समझ गया ना? इसको नहीं बुलाया था, जा कर के हेल्प कर रहा है, और जब हेल्प कर दिया तब बाद में बोला अरे महाराज देखिए ना हमारी ज़मीनवा ई है, हमारा लोम्बार्डी का मैदानी आसिया लिया है, वेनेसिया लिया है, समझ गया ना? आसिया जो है मेरा, लोम्बार्डी भी लिया है, वेनेसिया भी लिया है, ये है हमारा। तो बताइए इसका हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? पावरफुल आदमी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसके बिना बुलाए में वह जो है जा कर के सहयोग किया, और जब इसको सहयोग पड़ेगा तो नहीं करेगा? करेगा। तो इसी तरीके से अब बताइए काउंट काबूर अच्छा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? ये बी समझिए काउंट काबूर है, अच्छा सोच रहा है कि नहीं? अब समझ में आ गया कूटनीति मतलब क्या होता है, यानी अपना दिमाग लगाना। और ये बताइए विक्टर इमैनुअल ने इसे किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। तो बताइए अब यहाँ पर ये इटली का एकीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा, हो करके रहेगा, समझ गया ना? तो अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है।